गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सभी। आज हम आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 6 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स को कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसमें हमने समझा कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं और वो अपने आप को किस तरीके से वहां ढालते हैं, किस तरीके से वहां का एटमॉस्फेयर अडेप्ट करते हैं, जिसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं। उसके बाद हमने आपने पढ़ा कि व्हाट इज हैबिटेट, अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। आपने हैबिटेट दो टाइप के पढ़े। फर्स्ट था आपका लैंड हैबिटेट, जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। देन सेकंड था आपका वाटर हैबिटेट, जिसको हम बोलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट। ओके। उसके बाद आपने पढ़ा था कि व्हाट इज अबायोटिक कंपोनेंट एंड व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट। याद आ रहा है कुछ? ये सब हमने पार्ट 1 में पढ़ चुका है, हम सिर्फ अभी रिकॉल कर रहे थे। ओके। अब ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स को समझेंगे, डीपली पढ़ेंगे कि वहां पे कौन कौन से मेजरली प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, उनमें ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो कि वो उस रीजन को अडेप्ट कर पाते हैं। ओके। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक एनिमल दिखाता हूं और आपको बताना है कि वो कौन से रीजन में मिलता है। वो डेजर्ट में मिलता है, वो माउंटेन में मिलता है, या फिर वो ग्रासलैंड में मिलता है, या फिर वो समुद्र में मिलता है। ओके। तो एनिमल ये रहा, टाइगर। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? आपको बताना है कि ये कौन से हैबिटेट में मिलता है। ओके। ये आपके लिए क्वेश्चन है, यानी कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। ओके। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। 6.3 अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट। तो ये हमारी एक जर्नी है जो कि हम डिफरेंट टाइप के हैबिटेट से होकर के गुजरेंगे और वहां पे जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको देखेंगे, समझेंगे। तो पहला है आपका सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सबसे पहले हम लैंड हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, जो उसमें फर्स्ट है आपका डेजर्ट है। डेजर्ट के बारे में आपने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था कि वहां पे दिन के समय बहुत गर्मी होती है, रात के समय बहुत सर्दी होती है, और वहां पे जो एनिमल मिलता है वो कौन सा होता है? कैमल्स मिलते हैं। और जो वहां पे प्लांट मिलता है वो कौन सा मिलता है? वो मिलता है कैक्टस। ओके। ऐसा क्यों होता है ये भी आपने समझ लिया था। तो इसके आगे और भी कुछ है कि वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द अडेप्टेशन इन कैमल्स। ये हमने डिस्कस कर चुका है। उसके बाद है व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड इन डेजर्ट। तो हमने कैमल की बात कर ली थी, हमने कैक्टस की बात कर ली थी। तो बाकी जो भी एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, तो उनमें क्या वो सेम टाइप के होते हैं या नहीं होते? यह आपके मन में क्वेश्चन आया है। उसके बाद आपको बताना है कि डू दे हैव सेम काइंड ऑफ अडेप्टेशन। क्या उनमें जैसा कैमल में होता है वैसा ही क्या बाकी एनिमल्स में भी होता है जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं? ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे मन में। उसका आंसर आगे दिया गया है कि देयर आर डेजर्ट एनिमल लाइक रैट्स एंड स्नेक्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज। यहाँ पे जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं, जैसे रैट हो गया आपका, स्नेक हो गया आपका, वो भी डेजर्ट में ही रहते हैं, मगर उनके लंबे लंबे पैर नहीं है, लॉन्ग लेग्स नहीं है। जिससे क्या होगा? जिससे कैमल को हेल्प मिलती थी, उनकी जो हीट होती है सैंड की, वो वहां तक इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाती थी। मगर जो रैट्स हैं, स्नेक्स हैं, उनके पास तो लंबे पैर ही नहीं है, फिर तो वो गर्मी के मारे बेचारे मर जाते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बचते कैसे हैं? टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बोरो डीप इन द सैंड। वो क्या करते हैं? वो अपने आप को सैंड के नीचे दबा लेते हैं। ठीक है, कि आपको फिगर 6.4 में देखने को मिल रहा होगा। फिगर 6.4 ये रहा। ये आपको दिख रहा है, ये आपका पूरा डेजर्ट है और इसके नीचे रैट्स ने बोरो कर रखा है और नीचे बैठ के, नीचे जमीन के नीचे बैठा हुआ है। इसी तरीके से सेम स्नेक भी है, वो अपने आप को नीचे छुपा के बैठा हुआ है ताकि जो इंटेंस हीट है, जो इंटेंस गर्मी है, वो उनको ना लगे और वो वहां पे रह सके। ओके। उसके बाद है आपका दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट्स कूलर। और ये एनिमल्स रात में ही बाहर निकलते हैं जब वहां का मौसम ठंडा हो जाता है। ओके। फिगर 6.5 shows some typical plants that grow in a desert. How are these adapted to the desert? अब आपको 6.5 में प्लांट्स दिखाए गए हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं। दिख रहे हैं आप लोगों को? इसमें आपको लीव्स नहीं दिख रही होंगी, किसी भी प्लांट में दिख रही है? नहीं, सिर्फ आपको थॉर्न्स दिख रहे हैं। ओके, ये थॉर्न्स दिख रहे हैं और ये आपको स्टेम दिख रही है। उसके बाद
यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी नंबर 3। इसमें क्या करना है आपको, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। आपको अपने क्लासरूम में एक कैक्टस का पौधा और एक लीफी प्लांट लाना है जिसमें बहुत सारी पत्तियां हों, एंड दोनों को आपको टाई कर देना है एक पॉलिथीन बैग में टू सम पार्ट ऑफ द टू प्लांट्स एज वाज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 4 वेयर वी स्टडी ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। और ये इस टाइप की हमने एक्टिविटी चैप्टर 4 में भी की होगी आप लोगों ने, जिसमें हमने ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में समझा था। तो वैसे आपको यहाँ पर भी करना है, आपको 2 पॉलिथीन लेनी है और 2 प्लांट लेने हैं और उन दोनों का कोई भी एक हिस्सा बांध देना है पन्नी में, पॉलिथीन में। ओके, फिर उसके बाद आपको लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन। आपको उस प्लांट को सन के नीचे कुछ देर के लिए छोड़ देना है एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स। और उसके बाद आपको कुछ घंटे बाद जाकर के उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं वो ऑब्जर्व करने हैं। एंड व्हाट डू यू सी, और आपको क्या देखने को मिल रहा है, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द 2 पॉलिथीन बैग्स। तो आपको यहाँ पे क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है, दोनों जो पॉलिथीन आपने बांधी थी उनमें किस में ज्यादा पानी है भर गया है और किस में पानी बिल्कुल भी नहीं आया, ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप एक्टिविटी पक्का करना, जितना आप एक्टिविटी करोगे उतनी ही आपको साइंस समझ में आने वाली है, उतना ही आपको साइंस में इंटरेस्ट आने वाला है। ओके, तो जितना आप एक्टिविटी करोगे उतना ही आप ज्यादा बेहतर बन सकोगे। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है एंड पता लगाना है कि कौन से प्लांट के पॉलिथीन में ज्यादा पानी भरा होगा। तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ पहले ही। जो लीफी प्लांट था उसमें पानी ज्यादा दिखेगा आपको, क्योंकि वो स्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन में वाटर को बाहर निकालता है, बट जो कैक्टस का प्लांट होता है वो अपने वाटर को बाहर नहीं निकालता। ओके, क्योंकि उसके पास लीव्स ही नहीं होते। तो पढ़ते हैं, डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन के वक्त बहुत कम पानी लूज करते हैं। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आइदर absent, वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। और जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं या फिर होती ही नहीं है। ठीक है, और अगर होती भी हैं तो वो एक स्पाइन के फॉर्म में होती है, स्पाइन यानी कि कांटों के फॉर्म में होती हैं, कुछ इस तरीके का। ठीक है, यही इनकी लीव्स है। उसके बाद दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। और ऐसा क्यों होता है कि उनके जो लीव्स है वो स्पाइन के रूप में बने होते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, उनके जो वाटर होगा प्लांट में वो ट्रांसपिरेशन के वक्त बहुत कम पानी को लूज करेगा, बहुत कम पानी को बाहर निकालेगा। ओके, द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। और जो आपको ये 6.5 में लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इस तरीके का, ये सारा ये स्टेम है, लीफ नहीं है। ओके, उसके बाद क्या बता रखा है आपको, फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। और जो नॉर्मल ट्रीज में क्या होता है, जो उनकी लीव्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, मगर जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्टेम होते हैं उन प्लांट्स में वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर। और जो डेजर्ट के प्लांट का स्टेम होता है वो एक थिक वैक्सी लेयर से कवर होता है, विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टाई। जिससे क्या होता है, उनको हेल्प मिलती है कि वो अपने वाटर को टिश्यू के अंदर में बंद कर लेंगे और वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, देन मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर ऑब्जर्विंग वाटर। और जो भी डेजर्ट में प्लांट होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं बहुत लंबे होते हैं, बहुत डीप तक जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी सॉइल ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व कर पाए इसीलिए जो उनकी रूट्स होती है वो बहुत लंबी होती हैं। तो आप लोगों को डेजर्ट समझ में आ गया होगा। देन अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स रीजन। आप लोग माउंटेन पे गए हो तो आपने देखे होंगे कि वहां पे किस तरीके के प्लांट्स हैं एंड वहां पे किस तरीके के एनिमल्स हैं। तो आप बताना इसका एग्जांपल कि आपने कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स देखे जो सिर्फ वहीं पे देखने को मिले और किसी भी जगह आपको देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं इसको। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। जो माउंटेन रीजन होता है वहां पे
बहुत ठंड रहती है और वहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, आपने इसको नोटिस भी किया होगा। इन सम एरिया, कुछ कुछ एरिया में तो स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर, विंटर के समय में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी होता है, बर्फ गिरती है। ओके, देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन्स, माउंटेन रीजन पे बहुत टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्री शोन इन फिगर 6.6, जो आपको ये फिगर दिख रही है, क्या आपने इस तरीके के पेड़ देखे हैं? कहाँ पर देखे हैं? तो आपने इस तरीके के पेड़ माउंटेन्स में देखे होंगे। ठीक है, और आपने अपने प्लेन एरिया में भी देखे होंगे, मगर वो वहाँ पे नेचुरली ग्रो नहीं होते। वहां से अगर आप माउंटेन से वहाँ के सीड्स लाओगे उन प्लांट्स के, तो यहाँ पर आकर के अगर आप ग्रो करवाते हो, तो अगर वो उस प्लेन एरिया को अडेप्ट कर लेता है तो वहां पे वो ग्रो कर लेगा, वरना वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। अगर आप माउंटेन रीजन पर रहते हो या फिर आप कभी वहां पर घूमने गए थे, तो आपने पक्का इस तरीके के पेड़ बहुत सारे देखे होंगे, देखे थे ना? बट हैव यू एवर नोटिस्ड सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स? क्या आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि इस तरीके के पेड़ नेचुरली किसी और रीजन में आपको देखने को मिल जाए? तो ये नेचुरली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि लोग वहाँ का सीड्स ला सकते हैं और वो अपने प्लेन एरिया पे या फिर जहाँ पर भी वो रहते हैं वहाँ पर उस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अगर वो उस प्लांट को वहाँ अडेप्ट कर लेगा तो वो ग्रो हो जाएगा, वरना वो नहीं हो पाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? तो ये जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, वो किस तरीके से माउंटेन रीजन पे अपने आप को अडेप्ट करते हैं? तो क्या है इसका रीजन, दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैविंग स्लो ब्रांचेस। जो इस तरीके के पेड़ हैं वो कोन शेप के होते हैं, कुछ इस तरीके के, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो स्लोप होती हैं, कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, द लीव्स ऑफ सम ट्रीज आर कॉल्ड नीडल लाइक, और इन ट्रीज को हम बोलते हैं नीडल लाइक ट्री, नीडल लाइक ट्री। ओके, दिस हैव टू रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। तो ऐसे ही पेड़ क्यों होते हैं, इनसे हेल्प क्या मिलती है? इनसे हेल्प ये मिलती है कि जो भी माउंटेन में वाटर होगा, बारिश होगी या फिर स्नो गिरेगी, वो इजीली वो स्लोप होकर के नीचे आ जाए, पेड़ के ऊपर ना अटके। अगर पेड़ पर अटक जाएगा तो पेड़ सूख सकता है। ठीक है, इसलिए वहां के क्लाइमेट के हिसाब से, वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से वहां के पेड़ वहां के पेड़ का स्ट्रक्चर वैसा बना होता है। ओके, देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम these that are also present on mountains. They may have different kind of adaptation to survive on the mountains. तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो भी पेड़ थे, ये माउंटेन्स में और भी टाइप के आपको पेड़ देखने को मिल जाएंगे, और वो भी अपने आप को किसी ना किसी तरीके से वहां पर माउंटेन रीजन्स पे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बता रखा है कि ये तो हमने पढ़ ली माउंटेन में प्लांट्स की बात। अब हम करेंगे एनिमल्स की बात है कि वहां पे एनिमल्स किस टाइप के मिलते हैं और कौन कौन से मिलते हैं। एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशन देयर। जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपने आप को माउंटेन रीजन्स के क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर में अडेप्ट करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, उनकी जो फीचर्स होते हैं उनको समझते हैं एक बार। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। आपको पता है कि माउंटेन्स में बहुत ठंड होती है, तो ठंड से बचने के लिए उनके पास थिक स्किन होती है और फर होते हैं, बाल होते हैं। इससे क्या होता है, वो ठंड से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं याक को, याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। याक के पास लॉन्ग हेयर होते हैं, इसकी वजह से वो अपने आप को गर्म रखता है, वार्म रखता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी। जो आपको ये स्नो लेपर्ड दिख रहा होगा, इसकी बॉडी पे थिक फर है, इसकी वजह से ये अपने आप को वार्म रख लेता है। ओके, और ये है आपका याक। ठीक है, देन ये आपका गोट है। तो क्या, इंक्लूडिंग एंड टोज, इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, जो आपका स्नो लेपर्ड होता है उसके पूरे बॉडी में फर होते हैं, और उसी के साथ उनके फीट और टोज में भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो। जब भी वो स्नो पे चलेंगे तो उनके पैर कोल्ड से बचे रहे, ठंड से बचे रहे, इसीलिए उनके फीट में भी, टोज में भी फर होते हैं। ओके, द माउंटेन्स गोट हैव स्ट्रॉन्ग हूफ्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स।
और जो माउंटेन्स में गोट मिलती है उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं। हूव्स मतलब उनके जो पैर होते हैं, पैर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, वो उसको हूव्स बोलते हैं। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो रॉकी स्लोप्स को आसानी से चढ़ पाए, रनिंग कर पाए, ठीक है, उन पे वो मूव कर पाए, ग्रेजिंग कर पाए। आपको समझ में आ गया होगा ये। अब पढ़ते हैं, एज वी गो अप इन द माउंटेनस रीजन द सराउंडिंग चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट। और जिस तरीके से आप ऊपर और ऊपर और ऊपर जाते रहोगे, आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आपको अब माउंटेन रीजन समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड के बारे में। किसके बारे में? ग्रासलैंड। आपको पढ़ने में मजा आ रहा है? ओके, आ रहा होगा। पढ़ते हैं, अ लॉयन लीव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर। एक जो लॉयन होता है वो फॉरेस्ट या ग्रासलैंड में रहता है और वो वहां का सबसे शक्तिशाली एनिमल माना जाता है और वो शिकार करता है छोटे जानवरों को, जैसे लाइक डियर का, ठीक है। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर, और जो लॉयन का कलर होता है वो कुछ लाइट ब्राउन होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लॉयन दैट ऑफ अ डियर 6.8। यहाँ पे 6.8 में आपको लॉयन की पिक्चर दे रखी है और यहाँ पे आपको डियर डियर की पिक्चर दी हुई है। आपको ऑब्जर्व करना है कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है, उनकी आईज में क्या डिफरेंस है, उनके लेग्स में क्या डिफरेंस है, उनकी बॉडी शेप में क्या डिफरेंस है। सो पहला क्वेश्चन यही है कि हाउ आर द आई प्लेस इन द फेस ऑफ दीज टू एनिमल्स। तो एक बार ध्यान से देखते हैं, जो इनकी आई है, जो लॉयन की आई है वो बिल्कुल सीधी है, देखने को मिल रही है, और जो डियर की आई है वो कुछ राउंड शेप, यानी कि वो पीछे भी देख सकते हैं, ओके, यानी कि साइड में उनकी आंखें। उसके बाद था, आर दे इन फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस। क्या उनकी फ्रंट या फिर साइड में आई है? तो हाँ, लॉयन के फ्रंट में है और डियर की साइड में आईज बनी हुई है। लाइन्स हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग दैट कैन बी विथड्रॉन इनसाइड द टोज। जो लॉयन है, लॉयन का फ्रंट लेग्स, जो जो फ्रंट क्लॉज होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। एंड डू द फीचर्स ऑफ अ लॉयन हेल्प इट्स एनी वे टू सर्वाइव। तो क्या ये जो जो उनके पास क्लॉ होते हैं वो उनको सर्वाइव करने में कुछ हेल्प करते हैं? तो यस, हेल्प करते हैं, क्योंकि वो हंट करते हैं, हंट करने के लिए उनको क्लॉज की जरूरत पड़ती है। सो इट इज लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट फॉर प्रे। जो उसका लाइट ब्राउन कलर है वो उसको हेल्प करता है छुपने में, ड्राई ग्रासलैंड में छुपने में या फिर फॉरेस्ट में छुपने में, ताकि अगर वो छुपेगा तो उसी की हेल्प से वो किसी भी अपने प्रे को, यानी कि शिकार को वो हंट कर पाएगा, शिकार कर पाएगा, ओके। प्रे बोलते हैं एनिमल टू ईट, प्रे मतलब शिकार। उसके बाद, द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ टू हैव करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। जो उसकी आई है फ्रंट साइड में, वो उसको अलाउ करते हैं कि वो एग्जैक्ट लोकेशन प्रे का जान पाए, जो भी इसका शिकार है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता लग पाए, ठीक है। ये हमने बात की प्रे की। अब जो उसका शिकार होता है लाइक डियर, वो किस तरीके से अपने आप को वहां अडेप्ट करता है, उसके पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो पढ़ते हैं, a deer is another animal that live in forest and grassland, okay. It has strong teeth for chewing hard plant stem of the forest। जो डियर के टीथ होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे क्या होता है वो किसी प्लांट के स्टेम को चुई करता है, खाता है। A deer need to know about the presence of predator। predator मतलब होता है जो शिकारी है, ठीक है। तो को जरूरत होती है कि जो भी उसका शिकारी है, प्रेडेटर है, उससे वो बच के भाग सके। तो इसीलिए क्या होता है उनके पास, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम नॉट बिकम देयर प्रे, इट हैज लॉन्ग ईयर टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर। उनके पास लंबे लंबे कान होते हैं, इससे वो किसी भी एनिमल की मूवमेंट को सुन सकते हैं, ठीक है, अपने प्रेडेटर की मूवमेंट को सुन पाते हैं। उससे क्या होगा, द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट लुक डायरेक्शन फॉर डेंजर। और जो उसकी आई साइड में है उससे क्या होगा, वो अपने आई को चारों तरफ देख सकता है, इधर सामने भी देख सकता है और साइड में भी देख सकता है। इससे उसको पता लग जाए कि उसका प्रेडेटर कहाँ पर है और किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। और जो उसकी स्पीड होती है वो भी उसको अपने प्रेडेटर से बचा के रख पाती है, ठीक है। उसके बाद है आपका
There are many other features of a lion, a deer and other animals and plants that help them to survive in their habitat. तो हमने तो यहाँ पर अभी सिर्फ डियर और लॉयन की बात की। बाकी जो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, बाकी जो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, उनके पास ही बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो ग्रासलैंड में अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया लैंड हैबिटेट। अब हम पढ़ेंगे वाटर हैबिटेट, जिसको हम बोलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट। ठीक है, तो पहला आपका ओशियन है, यानी कि समुद्र, महासागर। We already discussed how fish are adapted to live in the sea। तो हम चैप्टर की शुरुआत में पढ़ चुका है कि किस तरीके से सी में जो फिश होती हैं वो अपने आप को अडेप्ट करती हैं। Many other sea animals have streamlined bodies to help them to move easily in water। और जो भी सी में एनिमल्स मिलते हैं वो उनमें ज्यादातर स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इसकी हेल्प से वो इजीली वाटर में मूव कर पाते हैं। There are some sea animal like squids and octopus। लेकिन सी एनिमल्स में कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं लाइक स्क्विड्स होते हैं, ऑक्टोपस होते हैं, which do not have this streamline shapes। जिनके पास स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती। दे स्टे डीपर इन द ओशियन। और वो ओशियन के डीप में रहते हैं, यानी बिल्कुल सी बेड पे रहते हैं। ओके, नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टुवर्ड्स देम। और वो उनको प्रे करते हैं जो कि उनके पास आते हैं एनिमल, जैसे कि जो एनिमल्स उनके पास आएंगे वो उनको पकड़ के खा जाते हैं। उसके बाद however when they move in water they make their body shape streamlined। और जब भी वो वाटर में मूव करते हैं तो वो अपनी बॉडी शेप को स्ट्रीमलाइन शेप में बना लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मूव कर पाते हैं। और उसके पास क्या होता है, these animals have gills to help them to use oxygen dissolve in water। और वो सी बेड पे कैसे रह पाते हैं, वाटर के अंदर कैसे रह पाते हैं, क्योंकि उनके पास गिल्स होती हैं। ठीक है, गिल्स की वजह से क्या होता है, जो भी वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है उनको वो ले पाते हैं। हमारे पास नहीं है तो हम वाटर में नहीं रह पाएंगे। ऐसी कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिनके पास गिल्स नहीं होते, वो कैसे रहते हैं वो देखते हैं। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स डू नॉट हैव गिल्स। डॉल्फिन और व्हेल के पास गिल्स नहीं होते, ये ध्यान रखना। वो कैसे सरवाइव करते हैं, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स एंड ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। वो हवा में जाके ब्रीथ करते हैं। वो किससे ब्रीथ करते हैं, थ्रू नोस्ट्रिल्स या फिर ब्लो होल्स, जो कि उनके बॉडी पार्ट जो कि उनके हेड के अपर पार्ट में होते हैं। ठीक है, दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस वाटर। और इसीलिए क्या है, वो हमेशा वाटर के सरफेस पे ही मूव करते हैं, ताकि जब भी उनको सांस लेनी हो तो वो उछल के सांस ले फिर नीचे आ जाए, फिर जब भी उनको सांस लेनी हो तो फिर ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए। वो सी बेड पे आपको नहीं मिलेंगे। अगर वो सी बेड पे पहुंच जाएंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। सो दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। और वो बिना ब्रीदिंग के बहुत टाइम तक वाटर के अंदर रह सकते हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और वो टाइम टू टाइम वाटर के सरफेस से बाहर आते हैं और ब्रीथ करते हैं और वापस वाटर में चले जाते हैं। Did you ever see this interesting activity of dolphin in television program or films on ocean life? तो आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी आपने टीवी में देखी है कि डॉल्फिन उछल रही हैं फिर वापस जा रही हैं, फिर उछल रही हैं फिर वापस जा रही हैं? देखी होगी आपने कभी ना कभी, देखी है ना? ओके, अब आपने पढ़ लिया सी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। Have you seen plant growing on ponds, lakes, rivers and even some drains? क्या आपने कभी पॉन्ड, लेक्स, रिवर या फिर ड्रेन्स में किसी प्लांट को उगते हुए देखा है? तो हाँ, देखा होगा आप लोगों ने पक्का। Go on a field trip to nearby pond if possible। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाओ, ट्रिप करो पॉन्ड पे जो भी आपके घर के आसपास हो, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ प्लांट दैट आर सीन देयर। और जो भी वहां पे प्लांट्स उग रखे हैं, ग्रो रखे हैं, उनको ऑब्जर्व करो, एक बार ध्यान से देखो, उसकी ऑब्जर्व करो कि वो उनकी किस तरीके की लीव्स हैं और किस तरीके की स्टेम है और उन प्लांट्स में रूट कैसा है। ओके, ये आपको ऑब्जर्व करना है जाकर। उसके बाद सम ऑफ दिस प्लांट हैव देयर रूट फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट दिख रहे होंगे जिनका जो रूट है वो सॉइल में फिक्स हो रखा है। जैसे ये दिख रहा है आपको,
ये जो प्लांट है उनका जो रूट है वो सॉइल में फिक्स है, ठीक है। ऐसा आपको फिगर 6.9 देखने को मिल रहा है। Then in terrestrial plant, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil। तो आपने ऐसा terrestrial plant में पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो roots होते हैं, जो soil होती है, वो उस plant को किस तरीके से एक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, वाटर को पहुंचाता है, और एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place। लेकिन अगर हम aquatic plant की बात करें तो जो उनके roots होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, और उनका फंक्शन सिर्फ यही है कि वो उस प्लांट को होल्ड करके रखें, यानी कि एक सीधे पार्ट में खड़ा रहे, बस उस रूट का यही काम होता है, ठीक है। इससे ज्यादा उनका कुछ नहीं होता। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट आर लॉन्ग, जो उनकी स्टेम होती है बहुत लंबी होती है, हॉलो होती है और लाइट होती है, यानी कि वो हल्की होती है और खोखली होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं वाटर पे। द stems grow up to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water। तो क्या जो स्टेम है, स्टेम वाटर के सरफेस पे ग्रो करता है, और जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो सारे क्या है, सरफेस के वाटर पे फ्लोट करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये दिख रहा है आपको, जो स्टेम है ये वाटर के अंदर है, और जो ऊपर का हिस्सा है ये सारा आपका लीव्स है, ठीक है, जो कि वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, सम एक्वेटिक प्लांट आर सबमर्ज्ड इन वाटर, और कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो कि सबमर्ज होते हैं वाटर में, ऐसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें क्या है, जो रूट्स हैं वो सॉइल में अटैच नहीं है, ओके। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट आर अंडर वाटर, जो नीचे का हिस्सा है वो वाटर के अंदर है। सम ऑफ दिस प्लांट हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, और इनकी जो लीव्स होती हैं वो नैरो होती हैं और थिन रिबन लाइक की होती है, ठीक है। दीज कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर, और ये फ्लोइंग वाटर में इजीली बेंड कर पाते हैं, यानी कि मुड़ पाते हैं। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन इजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। कुछ इस टाइप की लीव्स होती हैं, अगर इस टाइप की लीव्स नहीं होंगी, इस टाइप की लीव मतलब यहाँ पे ये स्पेस होता है वाटर को निकलने का। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं होगा तो जो वाटर फ्लो कर रहा है वो इसके बीच में से नहीं निकल पाएगा, और अगर वाटर नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, ये प्लांट को तोड़ देगा, लीव्स को तोड़ देगा। तो ये अपने आप को अडेप्ट करने के लिए इनकी जो लीव्स है वो कुछ इस टाइप की है, ठीक है, रिबन लाइक। उसके बाद जो आप पढ़ोगे क्या है, एनिमल्स। वहां पे जो पॉन्ड्स के अंदर, वाटर के अंदर एनिमल्स मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड, जो फ्रॉग्स होते हैं वो पॉन्ड्स के अंदर मिलते हैं आपको। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। फ्रॉग्स क्या होते हैं, फ्रॉग्स वाटर के अंदर भी रहते हैं और वाटर के बाहर यानी कि लैंड पे भी रह सकते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे हॉप करते हुए, देखे, गांव में देखे होंगे। They have strong back legs that help them in leaping and catching their prey। जो फ्रॉग्स के पीछे के पैर होते हैं, बैक पैर होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसकी वजह से वो हॉप कर पाते हैं, लीप कर पाते हैं और प्रे को कैच कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं, ठीक है। They have webbed feet which help them swim in water, और जो उनके फीट होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप के, ठीक है। इसकी हेल्प से वो वाटर में स्विम भी कर पाते हैं। ऐसे लेग्स आपने डक्स के भी देखे होंगे कि वो लैंड पे भी मूव करते हैं और वाटर में भी करते हैं, उनके भी पैर कुछ इस टाइप के ही होते हैं। एक मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसे होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे we have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that lives in different habitats। तो हमने यहाँ पे different habitats के बारे में पढ़ा, और हमने कुछ एनिमल्स और कुछ ही प्लांट का जिक्र किया, मगर वहाँ पे बहुत वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। यू मे ऑल्सो हैव नोटिस द वेरी वाइड वैरायटी इन प्लांट्स अराउंड यू, और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जहाँ पे आप रहते हो उसी के अराउंड आप देखो तो बहुत सारे टाइप के आपको प्लांट दिखेंगे, कि कोई आम का पेड़ होगा, कोई केले का पेड़ होगा, कोई नींबू का पेड़ होगा, ठीक है। बहुत टाइप के आपको ट्रीज प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद when you prepared a herbarium as part of suggested activity in chapter 4,
तो आपने जब हर्बेरियम बनाया होगा, प्रिपेयर किया होगा, जैसे कि आपने चैप्टर 4 में एक्टिविटी बताई गई थी, तो इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन अ हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द अर्थ। तो हमने डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स पढ़ लिए, वहाँ पे कौन कौन से मेजर प्लांट, मेजर एनिमल्स मिलते हैं, वो आपने पढ़ चुका है। तो यहाँ पर आपका पार्ट 2 खत्म होता है। पूरी होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, से हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो रेडी रहना नेक्स्ट पार्ट के लिए और पढ़ना शुरू कर दो। आपके अब यूट्यूब पर आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं, और चिंता मत करना कि आप बोल रहे हो कि भैया आप पार्ट वाइज बना रहे हो। मैं एक वन शॉट वीडियो भी बनाऊंगा जब आपके पेपर होंगे, जब आप बोलोगे कि भैया वन शॉट वीडियो बनाओ, कुछ 1 घंटे की बनेगी, वो बहुत ही बेस्ट होगी। और मैं उसमें इस तरीके से पीडीएफ, बुक का पीडीएफ आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसमें जो अपने नोट्स होते हैं वो लिखवाऊंगा और उन्हीं में से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे ई स्कूल चैनल पे, ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा पाए। तो गुड बाय।